हेलो दोस्तों। स्वागत आप सभी का हरियाणा टेक्निकल स्टडीज में। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड वायर्स, सुचालक, कुचालक और तारें। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं बता देता हूं कि इसके मेन कंटेंट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, कंडक्टर। सुचालक होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। एक इंसुलेटर होता क्या है और एक अच्छे इंसुलेटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स को टेम्परेचर के आधार पर बांटा गया है। सो वो कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल है, कौन कौन सी उनकी क्लासेस हैं। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, इसके मेन मुख्य घटक कौन से हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या, इन सब के बाद मैं करवाऊंगा क्वेश्चंस जो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम कंडक्टर से। सुचालक। सुचालक क्या होता है। सुचालक हम बोलते हैं किसी भी एक मटेरियल को जो इजीली अपने अंदर से करंट को जाने देता है। हम कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को परमिशन देता है जाने की, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर। वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है सुचालक कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं सुचालक। कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, मैनी मोर। इनमें से कुछ दिखाए गए हैं यहाँ पर, देख लीजिए। ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टील, कॉपर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम। कंडक्टर्स को भी तीन तरह के होते हैं। कंडक्टर्स भी तीन तरह के होते हैं। सॉलिड फॉर्म में, जो ठोस फॉर्म होती है उसमें, लिक्विड में और गैसियस में। मैं आपको बता देता हूँ जो जो है इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो जो आपके। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमारे ठोस सुचालक है। सबसे अच्छे सुचालक में जब नाम आता है तो वो है सोना, चांदी। पर ये दोनों इतने महंगे हैं कि हम इनका यूज नहीं कर सकते। सो इसके बाद हमारे पास तांबा। कॉपर भी बोलते हैं इसको, कॉपर भी बोलते हैं इसको। इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स बनाने में, तारों में। इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम। ये कहाँ पर यूज होता है, तारों में। इसके बाद आता है आपका पीतल। पीतल को यूज कहाँ पर करते हैं हम, स्विचेज में, स्विच बनाने में। इसके बाद आता है आपका कार्बन। कार्बन का यूज कहाँ पर होता है, मोटर के ब्रशेस को बनाने के लिए।
इसके बाद हमारा लेड, शीशा, लेड। इसका यूज कहाँ पर होता है? जॉइंटों में। कोई भी दो कंडक्टर्स को जब हम जोड़ते हैं तो जो जॉइंट लगता है वहां पर यूज होता है शीशा, लेड। मरकरी आपका सॉलिड में। नंबर 1, नमकीन पानी। साल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने एक हिंदी मूवी में देखा भी होगा कि साल्ट वाटर जैसे ही करंट के कांटेक्ट में आता है तो करंट इजीली पास कर जाता है उस साल्ट वाटर से। नंबर 2, मरकरी। मरकरी का यूज स्पेशल स्विचेज बनाने के लिए किया जाता है। मीटर्स में भी यूज किया जाता है इनका। नेक्स्ट आता है हमारा गैसियस कंडक्टर। गैसियस कंडक्टर होते हैं लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज कार्बन गैसेज। तो ये थे हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सुचालक। अब जानते हैं कि एक सुचालक की विशेषता क्या है। एक अच्छे सुचालक में क्या क्या गुण होने चाहिए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? उसका खुद का किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस। वो क्या होना चाहिए? खुद मटेरियल का रेजिस्टेंस होना क्या चाहिए? कम। नेक्स्ट वन इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। किसी भी कंडक्टर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एनवायरमेंट आए, एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी भी हो, बारिश हो, धूप हो, छाँव हो, ठंड हो, तो इसका कंडक्टर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इजी टू गेट इन शेप रोड एंड वायर्स। इसका मतलब क्या है कि हम इजीली उस कंडक्टर को रोड्स खींचकर रोड्स और तारों में बदल सकते हैं। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होना चाहिए। मेलेबिलिटी, कि उसको पीट पीट कर चादरों में इजीली कन्वर्ट किया जा सकते, ऐसा होना चाहिए हमारा कंडक्टर। इजीली अवेलेबल, अब वो हमारी लोकेशन पर इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब ये नहीं है कि उसको, वैसे तो वो सस्ता हो लेकिन उसको मंगवाने का खर्चा इतना ज़्यादा हो जाए कि वो हमारे बजट से बाहर हो। तो हो सके वो इजीली हमारी लोकेशन के आसपास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। चीपर इन कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारा कुचालक। कुचालक क्या होता है? सुचालक होता है जो इजीली करंट को पास करे। कुचालक उसका विपरीत है। विच मटेरियल डू नॉट अलो करंट टू पास थ्रू इट, कि जो भी पदार्थ अपने अंदर से करंट को गुजरने की परमिशन ना दे वो सभी क्या है? कुचालक है। ग्लास, प्लास्टिक, सेरामिक, रबड़, वुड। वुड वुड लकड़ी, लकड़ी वो सूखी होनी चाहिए। फैब्रिक, वूल, कॉर्क, पेपर। कुचालक को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। ठोस, तरल और गैसीय। ठोस है हमारे पास रबड़।
मेन यूज कहाँ पर होता है इसका? तारों के इंसुलेशन के लिए। कॉटन, सूत का कपड़ा, या फिर तेल में डूबा हुआ कॉटन। वार्निश, वार्निश का यूज तारों के इंसुलेशन के लिए किया जाता है। एस्बेस्टस, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक केटल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पोर्सिलेन, पोर्सिलेन का उपयोग इलेक्ट्रिक इंसुलेटर बनाने के लिए किया जाता है। जो हमारे 11 kV, 33 kV, 132 kV लाइनों के जो इंसुलेटर होते हैं वो सभी पोर्सिलेन के बने हुए होते हैं। नंबर 6, कांच, फाइबर, लकड़ी, ये सभी हैं हमारे जो ठोस इंसुलेटर है, कुचालक है। तरल में क्या क्या आता है? तरल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसफॉर्मर ऑयल, और इसको क्या बोलते हैं? मिनरल ऑयल। और क्या हमारे पास? सिलिकॉन लिक्विड्स, ऑर्गेनिक एस्टर। गैसीय फॉर्म में जो हमारे पास कुचालक हैं वो हैं जो हम सर्किट ब्रेकरों में यूज करते हैं। SF6, सल्फर, हेक्सा फ्लोराइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, CO2। ये हैं हमारे इंसुलेटर। अब एक अच्छा इंसुलेटर कैसा होना चाहिए? क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे इंसुलेटर में? गुड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। एक इंसुलेटर को हम यूज ही इसलिए करते हैं कि उसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी हो। इंसुलेशन प्रॉपर्टी कि वो करंट को हमारे कांटेक्ट में आने से रोके। गुड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक अच्छे इंसुलेटर की। गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब कोई भी मैकेनिकल अगर प्रेशर आए तो इजीली एक इंसुलेटर फटना कटना नहीं चाहिए। गुड थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अब वो आग के संपर्क में आए, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस केस में भी इंसुलेटर की कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इजीली अवेलेबल, चीपर इन कॉस्ट, सस्ता भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? वह अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी भी इंसुलेटिंग पदार्थ को बिना ब्रेक डाउन हुए सहन कर सकता है, उसे कहते हैं हम
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या क्या बोल सकते हैं हम, वह अधिक से अधिक वोल्टेज जो कोई पदार्थ बिना फटे अपने अंदर रख सकता है, वह वोल्टेज उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कौन कौन से हैं? माइका, पोर्सेलिन, ग्लास, फाइबर, पेपर, बेकेलाइट। इंसुलेटिंग मटेरियल बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तापमान के आधार पर इंसुलेटिंग मटेरियल्स को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कई क्लासेस में, जो वो क्लासेस क्या हैं? वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। वाई क्लास में कौन कौन से आते हैं? सूत, सिल्क, पेपर, लकड़ी, सूखी लकड़ी। और इनकी जो टेम्परेचर की रेंज वो कहाँ तक होती है? 90 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद आती है हमारी क्लास ए। क्लास ए में क्या होता है? जो क्लास वाई के जितने भी मटेरियल हैं उन सभी को एक इंसुलेटिंग ऑयल में डुबाकर प्रिपेयर किया जाता है, जिससे उनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है और उनका टेम्परेचर रेंज भी बढ़ जाती है, वो जाती है 105 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट है क्लास ई। क्लास ई में आते हैं सिंथेटिक रेजिन एनामल्स। और कॉटन और जो पेपर यूज किया जाता है क्लास ई में वो होता है लेमिनेटेड। सो लेमिनेटेड करते हैं उसकी रेंज बढ़ाने के लिए, और क्लास ई की रेंज हो जाती है 120 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही क्लास बी। क्लास बी में यूज होता है माइका, ग्लास, फाइबर, एस्बेस्टस। और इसकी रेंज क्या होती है क्लास बी की? 130 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है क्लास एफ। क्लास एफ में क्या होता है? जो क्लास बी के मटेरियल हैं, माइका, ग्लास, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, और इंक्रीज करने से जो उनकी टेम्परेचर रेंज है वो कितनी हो जाती है? 155 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आती है क्लास एच। इसमें क्या होता है? ग्लास फाइबर और एस्बेस्टस मटेरियल विद सिलिकॉन रेजिन। इसमें ग्लास फाइबर को सिलिकॉन रेजिन्स के साथ यूज किया जाता है, जिससे उसकी थर्मल कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जो हो जाती है अब 180 डिग्री सेल्सियस। अब इससे भी ज़्यादा अगर हमें यूज करनी है तो हम यूज करते हैं फिर सेरामिक, ग्लास, क्वार्ट्ज विद सिलिकॉन रेजिन्स, और इनकी रेंज होती है 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। सो क्लास क्वेश्चंस मेन आते हैं आपके क्लास पे और इंसुलेटिंग टेम्परेचर पे, कि वाई क्लास किस टेम्परेचर तक काम करती है, ए क्लास किस टेम्परेचर तक काम करती है, बी क्लास किस टेम्परेचर तक काम करती है, और सी क्लास किस टेम्परेचर तक काम करती है। सो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है, वो देखते हैं क्या है। ये है हमारे पास क्लास क्या क्या है? ए, ई, बी, एफ, एच, सी। इससे क्या बनता है? हमारे पास क्लास क्या क्या है? वाई, ए, ई, बी, एफ, एच, सी। वाई से बनता है ये, ए से आपका एलिफेंट, बी से बहुत, एफ से फैट, एच से होता है, सी से चला। सो ये आपके पास एक लाइन बन गई, ये आपका एलिफेंट बहुत फैट होता चला। यहां पर आपको एक एलिफेंट दिखाई देगा, दुबला पतला, और ये आपका एलिफेंट बहुत फैट होता चला। क्लास टेम्परेचर रेंज आपको याद हो जाएगी, मेन आपको सीरियल में याद करनी है, जो वो है आपकी क्लास ए, ई, बी, एफ, एच, सी, वाई। सो ये आपका एलिफेंट बहुत फैट होता चला, ये है आपकी ट्रिक जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस मेन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? यह है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R इजिकल टू रो एल बाई ए। रो क्या होता है आपका? स्पेसिफिक प्रतिरोधक किसी भी मटेरियल की, हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक जो प्रतिरोधकता होती है वो डिफरेंट होती है। एल बताता है लेंथ ऑफ कंडक्टर की, कंडक्टर किस लेंथ का है। ए बताता है कि कंडक्टर कितना मोटाई में है। सो रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विलोमानुपाती होता है आपका एरिया के। अगर हम देख लेते हैं इस, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसके ऊपर। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस के ऊपर। यदि कंडक्टर की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो L है उसको क्या कर दिया हमने? 12। 12 को यहाँ रखते हैं ऊपर, और 2 रो L को क्या हो गया? 2L टू ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रो L बाय ए। ये क्या वैल्यू थी? देखिए, सो R2 इजिकल टू क्या हो गया आपका? 2 इंटू आर। सो जैसे ही हमने लेंथ डबल की तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया? पहले रेजिस्टेंस से डबल। और अगर एक केस ले लेते हैं हम, यदि कंडक्टर की कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया, क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारे पास R क्या दिया हुआ है? रो L बाय ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
इस फॉर्मूले के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये दिया हुआ है R1। अब बोल रहा है कि अगर एरिया आपका दोगुना हो जाए, मान लीजिए एरिया हो गया आपका अब A2 हो गया आपका 2 ऑफ A, दोगुना हो गया इस एरिया का। सो R2 क्या होगा आपका रो L/2A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू रो L/A। और ये किसकी वैल्यू है? सो R2 की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ R1। तो जब एरिया आपका डबल होगा तो रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा। रेजिस्टिविटी हर एक मटेरियल की अलग होती है। किसी भी विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को बोलते हैं। यहां हम बोल सकते हैं कि कितनी आसानी से करंट, या हम बोल सकते हैं कि कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत प्रवाह को चलने देते हैं। इसकी एसआई इकाई क्या होती है? ओम मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ की वैद्युत कंडक्टिविटी से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह करने की क्षमता का पता चलता है। अर्थात यह पदार्थ का एक स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा के चलने में सुगम रास्ता प्रदान करता है। इसकी इकाई सीमेंस प्रति मीटर है। जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है कि जब किसी भी विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीट। इसे जूल का नियम कहते हैं कि यदि किसी भी एक वायर से करंट गुजारा जाएगा तो जैसे 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 टाइम बीतता चला जाएगा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती चली जाएगी। इसका एसआई मात्रक भी जूल होता है। यही कारण होता है कि जब किसी विद्युत तार से धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां अधिक देर तक कार्यरत रहती हैं और वे गर्म हो जाती हैं। हमने अपने जितने भी अप्लायंसेज हमारे घर पर देखे होंगे, जो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को यूज करते हैं, वो जैसे जैसे धारा उनके अंदर से प्रवाहित होती रहती है वो उसके हिसाब से गर्म होते रहते हैं। क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो देखते हैं क्वेश्चन। किसी तार की लंबाई दोगुनी और कटाक्ष क्षेत्रफल दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध कैसा होगा? देखिए, किसी तार की लंबाई दोगुनी और कटाक्ष क्षेत्रफल दोगुना।
आर क्या होता है, रो एल बाय ए। सो आर वन हमारे पास दिया हुआ है एल वन बाय ए वन। अब एल टू क्या है, टू ऑफ एल वन। इसको डबल कर दिया, पहले वाली जितनी भी हमारे पास लंबाई थी उसको दोगुना कर दिया। ऐसे ही जितना भी हमारे पास क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल को भी हमने पहले क्षेत्रफल से डबल कर दिया। सो अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आता है। तो आपके रेजिस्टेंस में कोई भी फर्क नहीं आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। यदि कंडक्टर की त्रिज्या बढ़ा दी जाए, त्रिज्या दो गुना बढ़ा दी जाए, जैसे कि आपके पास पहले था ये, और फिर आप इसकी त्रिज्या बढ़ा देते हैं जो है 2R। तो रेजिस्टेंस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, रो एल बाय ए। और ए क्या है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया किसी भी एक कंडक्टर का, पाई आर स्क्वायर। अगर हम त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पर दुगनी कर दें, हमारे पास जो भी वैल्यू है आर वन, उसको अगर हम डबल कर दें, तो एरिया क्या होगा हमारा, ए टू पाई, इसको डबल कर दिया तो ये क्या हो गया, टू आर वन का स्क्वायर। सो टू आर वन का स्क्वायर ये हो गया पाई फोर आर वन का स्क्वायर, या बोल सकते हैं इसको फोर पाई आर वन का स्क्वायर। तो आर टू की वैल्यू क्या होगी अब आपकी, रो एल बाय ए, रो एल बाय फोर पाई आर वन फोर पाई आर वन स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं वन बाय फोर रो एल बाय पाई आर वन का स्क्वायर। सो ये वैल्यू क्या आपकी, इसको क्या लिख सकती है, क्या हमारे पास जो एरिया गिवन था ए, रो एल बाय ए, और ये किसको दिखाता है हमारे पास, जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। तो आर टू वैल्यू क्या होगी आपकी, वन बाय फोर ऑफ आर। तो अगर त्रिज्या किसी भी कंडक्टर की दोगुनी कर दी जाए तो रेजिस्टेंस वन फोर्थ हो जाता है, उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। सिमिलरली अगर त्रिज्या को हम हाफ कर दें तो आपका
रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के विलोमानुपाती होता है। इसी वजह से त्रिज्या का इसके ऊपर विलोमानुपाती प्रभाव पड़ रहा है। सो गाइज, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और प्रेस दी बेल आइकॉन। थैंक यू।